हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल एनवेलप के बारे में और उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में। अब ये जो सेल एनवेलप होता है और इसकी मॉडिफिकेशंस, इसका मतलब क्या होता है? देखो, फ्रॉम द सिंस यू आर बोर्न, तुम बचपन से ही एक चीज देखते आए होगे, एनवेलप सा, जिसे तुम बोलते हो पैसे डालने वाला लिफाफा बोलते हो, जिसमें तुम शादियों में पैसे भी डालते हो। उसके अंदर क्या होती है, लेयर सिस्टम होता है। कैसे लेयर सिस्टम होता है? एक ये ऊपर वाली लेयर जिसको तुम खोलते हो, देन ये सेकेंड वाली लेयर जो उसके बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, देन उसके अंदर वाली लेयर जिसके अंदर तुम पैसे डाल के फिट करते हो। तो ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास सेल की भी कुछ लेयर्स होती हैं, जिसे हम सेल एनवेलप बोलते हैं। 3 लेयर होती है, उन तीनों को कंबाइन करके हम सेल एनवेलप बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमने नई नई घुसाई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बेसिकली जो हमारे बैक्टीरिया सेल्स होते हैं, उनके पास क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सी केमिकली सेल एनवेलप होती है। केमिकली वर्ड यूज क्यों किया, मींस उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स सी सेल एनवेलप होती है। और जो सेल एनवेलप होती है उसके अंदर 3 टाइटली बाउंड लेयर्स प्रेजेंट होती है। वो 3 लेयर्स का क्या नाम है? पहली लेयर है जी ग्लाइकोकैलिक्स। ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी लेयर इसे हम कहते हैं। ये 2 टाइप्स में हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सेल वॉल, फिर उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर्स होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो तीनों लेयर हैं एनवेलप की, इनका अलग अलग फंक्शंस होते हैं। बट हाँ, अगर इनमें तीनों को, ये 3 लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तीनों को अलग अलग देखूंगी तो अलग अलग काम होगा। बट तीनों को अगर एक ही समझूंगी ना, तो ये प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करेंगे। मीन्स बेसिकली दी 3 लेयर्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बस टुगेदर एक्ट एज अ सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट। अब हमारे पास, हम बैक्टीरिया की ये देख रहे थे सेल एनवेलप। बैक्टीरिया को हमने 2 वे में क्लासीफाई किया। कौन कौन से वे में? पहला, दे रिस्पॉन्स टू देयर सेल एनवेलप, मीन्स उनकी कैसी सेल एनवेलप होगी। और दूसरा एक प्रोसेस है स्टेन वाला, मीन्स धब्बे वाला। मीन्स उन पे मैं धब्बा सा डाल के देखूंगी, कलर सिस्टम डाल के देखूंगी, उनका कलर आया तो मैं समझ जाऊंगी ये अच्छा बैक्टीरिया, कलर नहीं आया तो समझ जाऊंगी बुरा बैक्टीरिया। इन द वे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। नए नए शब्द हैं, पहली बार सुन रहे हो, ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो, बैक्टीरिया को हमने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। पहला, वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं सेल एनवेलप से, मीन्स इस 3 लेयर स्ट्रक्चर से, मीन्स उनकी कैसी लेयर्स है, पतली है, मोटी है, कैसी है। और दूसरा, वो स्टेनिंग प्रोसीजर से कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि किसने डेवलप किया था? ग्राम विजनी, जिसका पूरा नाम क्या है? हंस क्रिश्चियन ग्राम। 1881 में इसने ये ग्राम स्टेनिंग वाला प्रोसीजर चालू किया था। क्यों? ताकि हम बैक्टीरिया को और भी जो भी सेल है उसको एक बेटर वे में विजुअलाइज कर पाए। अब इसमें ना 2 टाइप्स के सिस्टम्स आएंगे, ग्राम में भी, स्टेन वाले में भी। एक ग्राम पॉजिटिव आएगा और एक ग्राम नेगेटिव आएगा, ठीक है। इनके बारे में हम दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो ध्यान से सुनो। ग्राम पॉजिटिव कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जिनकी सेल वॉल काफी ज्यादा थिक होती है। और ग्राम नेगेटिव जिनकी काफी ज्यादा थिन होती है। क्या थिन होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल गलत बोल रही मैं, ठीक है। सेकेंड, ये होता है मेन इनमें डिफरेंस। और जो स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मीन्स जिनके अंदर धब्बा पड़ गया है, जैसे कि तुम्हारी एक व्हाइट सी शर्ट, उस पर रेड इंक गिर गई है, ब्लू इंक गिर गई है, तो तुम्हें घर से फ्लाइंग चप्पलें आएंगी मम्मी जी की रिजर्व होके। तो सिमिलरली अगर तुम्हारी टी शर्ट्स पर धब्बा लग गया तो वो ग्राम पॉजिटिव मानी जाएंगी। बैक्टीरिया को अगर स्टेन पड़ गया है, अगर बैक्टीरिया को स्टेन नहीं पड़ा तो ग्राम नेगेटिव माना जाएगा। अब बात करती हूँ मैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स एक आउटर मोस्ट लेयर है एक बैक्टीरिया सेल की। 3 लेयर सिस्टम होता है, उसमें से ये बाहर वाली लेयर है। पहली लेयर भी कह सकते हैं आप इसको, तीसरी लेयर भी कह सकते हैं, जिस टाइप से आप क्लासीफाई कर रहे हैं। अब इसकी अलग ही कॉम्पोजिशन होती है, अलग ही थिकनेस होती है। कैसे? अगर ये लूजी लूजी सी हुई तो उसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे। अगर ये बहुत ही ज्यादा थिक सी मोटी सी हुई तो हम क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। कैसे? देखो, ये एक सेल है, ये इसकी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। कौन कौन सी नाम पता है? अगर ये ऐसे 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 लूजी लूजी सी पड़ी है तो ये क्या होएगा? लूज शीट, जिसे हम क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर कहेंगे। कैसे याद रखोगे? L फॉर लूज, L फॉर लेयर, ठीक है। और अगर ये ऐसे है, रुको रुको अच्छे से सेल ड्रॉ करते हैं। थर्ड लेयर भी बिल्कुल ऐसे ठीक सी है, इसको ज्वाइन करते थे तो हम क्या कहेंगे? इसको कैप्सूल कहेंगे, ठीक है जी। ग्लाइकोकैलिक्स का और क्या काम है? जो ग्लाइकोकैलिक्स है
यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नहीं। जो ग्लाइकोकेलिक्स है, ग्लाइकोकेलिक्स, वो प्रोटेक्ट करती है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। किससे? फिजिकल और केमिकल इंजरी से। और ये चिपकाने में भी हेल्प करती है, किसी भी चीज से चिपका देगी बैक्टीरिया सेल को इजीली, स्टिकी नेचर है इसका। और ये प्रिवेंट करती है डेसिकेशन से। डेसिकेशन क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में सेल एग्जिस्ट कर रहा है, उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, मीन्स थोड़ी बहुत देर तक और वो जी जाएगा, इसीलिए ये डेसिकेशन मतलब ये होता है, प्रिवेंट करती है। डेसिकेशन मीन्स जल्दी मरने से ये बचाती है किसको? सेल को। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल वॉल की, जो कि आपकी कौन सी लेयर है? ग्लाइकोकेलिक्स के बाद वाली लेयर। ये क्या प्रोवाइड करती है? शेप ऑफ सेल। सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। अगर ये लेयर नहीं हुई ना तो सेल की शेप नहीं आ पाएगी, ऐसी ऐसी शेप में होगा सेल, कैसी भी शेप में, ऐसी ऐसी ऐसी। तो ये क्या प्रोवाइड करती है? सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है। ये नॉन फ्लेक्सिबल होती है और सेल वॉल डेड होती है। रॉबर्ट हुक ने भी तो सेल वॉल को डिस्कवर किया था ना सेल के। ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है। बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया ओनली, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। किससे? बर्स्टिंग से, मीन्स टूटने और आपस में कोलैप्स ऐसे पिचकने से मदद करती है। फिर बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, मीन्स भाई साहब जी के नखरे होते हैं, किसी को अंदर घुसने देगी तो किसी को अंदर नहीं घुसने देगी, उसको हम सिलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। और ये इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, और ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, मतलब काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू दी सेल वॉल। अब ठीक है, ये मेम्ब्रेन सिमिलर है किससे? यूकेरियोट्स, मतलब यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल सेम टू सेम होती है। अब हम बात करते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होता है? हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम्स क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग्स होती है। ये सेल है, ये सेल अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो गया, ये एक ऐसे अंदर से बना दी, इसे हम मीजोसोम्स कहते हैं। ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वेसिकल्स में, ट्यूब्यूल्स में, लैमेले में। ये कौन सी फॉर्म है बेटा जी? वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स कैसी फॉर्म होंगे? ऐसे ट्यूब की फॉर्म में। लैमेले ट्यूब, ये लैमेले फॉर्म है। ट्यूब्यूल्स कैसे फॉर्म होंगे? ट्यूब्यूल्स देखो तुम, ऐसी 2-3 ट्यूब बना देंगे। रुको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये वेसिकल्स थी बीच वाली, सेकेंड वाली लैमेले है, और ये ट्यूब्यूले है। बनाती हूँ ट्यूब्यूले। ऐसी सी होती है ना, 2-3 ट्यूब सी होती है अंदर सेल की। देखो रुको, एक ट्यूब, 2 ट्यूब, हाँ ऐसी सी होती है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ जाना। ये किसके एक्सटेंशंस होते हैं? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बाहर वाली, इसकी ही इनफोल्डिंग्स होती है, देन फिर इसके बाहर वही सेल वॉल ग्लाइकोकेलिक्स आ जाएगा। ये किस में हेल्प करती है? सेल वॉल बनाने में। अगर किसी भी ये है तो क्या करेगी? कुछ कुछ सीक्रेट करेगी और इसके बाहर क्या हो जाएगा? एक सेल वॉल सी बन जाएगी। सेल वॉल में करती है, डीएनए को रेप्लिकेट में हेल्प करती है। अगर सेल का खुद का डीएनए होगा तो उसको रेप्लिकेट में हेल्प करेगी। डॉटर सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगी, बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन में, और सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और एंजाइमेटिक कंटेंट के। मींस एंजाइम्स होंगे वो ज्यादा जल्दी सीक्रेट होंगे और मोर अमाउंट में सीक्रेट होंगे। क्यों? क्योंकि उनका इसने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पास क्या होता है? क्रोमेटोफोर्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया के एक प्रोकैरियोट है, उसके पास ये नहीं होती। क्या नहीं होते? मीजोजोम्स नहीं होते। उसके पास अदर एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक्सटेंशंस होते हैं। ये पूरा एक सेल है, सेल के अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल से एक्सटेंशंस है साइटोप्लाज्म में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस थे, वो एक्सटेंशंस इनटू साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ ऐसा गोल गोल सा। इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करते हैं? साइनोबैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अब बैक्टीरिया बेटा ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो हिल सकते हैं तुम्हारी तरह, तू खड़ी खड़ी क्यों हल्लड़ घोड़ा चाल को सुती चाल। 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मोटाइल और एक होती है नॉन मोटाइल। मोटाइल वो होती है जो हिल सकती है, बेसिकली मूवमेंट दिखा सकती है, और नॉन मोटाइल वो होती है जो मूवमेंट नहीं दिखा सकती। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा, और अगर बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है तो उसके पास पिलाई और फिम्ब्रिये होंगे। ठीक है जी। अब मैं बात करती हूँ मोटाइल वाली थी। मोटाइल के पास क्या होती है? उनकी सेल वॉल है, ये एक बैक्टीरिया है, ये उसकी सपोज करो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे, और ये बाहर एक सेल वॉल है। सेल वॉल की बाहर से एक पतली सी ऐसी डंडी सी, कितनी हो सकती है? मैनी, इट कैन बी मैनी। इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला के बाहर से यहाँ पे क्या होता है? एक
अरेंजमेंट्स होते हैं इसके, 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। बाहर वाले को पूरा फिलामेंट बोलते हैं, इसको ऐसे हुक बोलते हैं, और इसको ऐसे ऐसे एक बेसल बॉडी बोलते हैं। पिक्चर देखो, देखो इसको, ये फ्लैजिला है तुम्हारा, ये वाला पूरा फ्लैजिला, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना ऐसे, जिसमें मेरा हैंड ऐसे मूव हो रहा है, ये कर्सर, ये पूरा फ्लैजिला है। इस पूरे फ्लैजिला को हम कहते हैं मोटाइल वाला, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये पिलाई और फिम्बरिया, पिलाई क्या है, ये लंबे लंबे से स्पाइक्स से निकले हुए हैं, और फिम्बरिया छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। सो ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन मोटिलिटी एंड नॉन मोटिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया। 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फिलामेंट, और जो सेल के बाहर से एक्सटेंड कर देता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इसको हम बोलते हैं हुक, हुक शेप में होता है, इसको हम बोलते हैं बसल बॉडी। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, हुक, फिलामेंट, बसल बॉडी। फिलामेंट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब फ्लैजिला को छोड़कर 2 चीजें और आती हैं, पिलाई और फिम्बरिया। काफी 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 इंपॉर्टेंट है। इनका काम क्या होता है, ये मतलब मूवमेंट में तो हेल्प नहीं करवाते, बट इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन से बने होते हैं। पिलाई कौन से प्रोटीन से, पिलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से, पिलिन प्रोटीन नाम से बने होते हैं। और फिम्बरिया किससे बने होते हैं, कौन से फिम्बरियन प्रोटीन से बने होते हैं। और फ्लैजिला कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, फ्लैजिलिन, हाँ जी, फ्लैजिलिन प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं। पिलाई और फिम्बरिया ये प्रोटीन से बने होते हैं। फिम्बरी के ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल्स के बाहर निकल रहे हैं, और वो हेल्प किस में करते हैं, बैक्टीरिया को अटैच करने में, रॉक सेल स्टेम एंड आल्सो टू होस्ट टिश्यूज। मतलब रॉक्स होते हैं ना स्टेम्स में, उनसे चिपकने का काम करते हैं। कौन हेल्प करते हैं, ये फिम्बरी। अभी पिक्चर मैंने तुमको दिखाई थी, ये फिम्बरी। फिम्बरी क्या होते हैं, टाइनी टाइनी से स्पाइक्स होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं फिम्बरी। और पिलाई बहुत ही कम, और फ्लैजिला भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। ये फिम्बरी होते हैं ना छोटे छोटे, एफ फॉर फिम्बरी है, और एफ फॉर फाइबर्स। हाँ, फिम्बरिया क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, चिपकने में। किससे चिपकने में, रॉक्स एंड स्ट्रेम्स में। समझ में आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स। बेटा राइबोसोम्स दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, तुम्हारे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हो। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। और इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज का मैंने तुम्हें कहा था मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे हमने इंक्लूजन बॉडीज के बारे में डिस्कस किया था, हाँ जी। प्रोकैरियोट्स के पास कुछ स्पेशल होता है, किसके फॉर्म में, इंक्लूजन के फॉर्म में, ठीक है। और मीजोसोम्स हमने यहाँ पे सिर्फ एक पढ़ा सा था, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इंक्लूजन, इंक्लूजन बेसिकली क्या थे, स्टोरेज बुक्स की तरह एक्ट करते थे। पहले बात करते हैं हम राइबोसोम्स की। पुरानी सेल्स में क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मतलब एसोसिएट्स होते हैं। कैसे होते हैं, राइबोसोम्स का साइज क्या होता है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर, मतलब 15 इंटू 10 की पावर -9 मीटर से लेकर 20 नैनोमीटर, 20 इंटू 10 की पावर -9 मीटर तक इनका साइज होता है बेटा जी। और इनकी ना 2 सब यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे तो आपको सब यूनिट्स नहीं दी हुई, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एंड में सब यूनिट्स दी हुई है। तो हम इस टॉपिक को अभी ही कवर कर लेंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रही राइबोसोम्स वाली, ये 2 सब यूनिट्स होती हैं इसकी। जॉर्ज पेलेडे ने इसको डिस्कवर किया था 1953 में। ये सब यूनिट्स होती है, पहली लार्जर सब यूनिट और दूसरी स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। बहुत ही नीचे है भाई ये तो ठीक है, ये रहे हमारे, पहले इसको पढ़ते हैं देन हम उसको पढ़ेंगे। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इनका साइज होता है। 2 सब यूनिट्स होती है इनकी, एक होती है 50s और एक होती है 30s। एस यहाँ पे क्या है, एस एक यूनिट है। जैसे मीटर एक यूनिट होती है, वैसी एस एक यूनिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग्स यूनिट और स्वेडबर्ग्स कोफिशिएंट। पढ़ेंगे नेक्स्ट उस वाले में, जो यूकेरियोट वाले में दिया हुआ, उसमें डिटेल में लिखा हुआ इसके बारे में, ठीक है। अगर देखो 50 और 30 को तुम जोड़ोगे क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा ना। बट इनका यहाँ पे 70s बनता है, वो भी प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कैसे प्रेजेंट है, दोनों का अलग अलग होगा। यूकैरियोट्स में इनका अलग साइज होगा और प्रोकैरियोट्स में इनका अलग होगा। पुरानी सेल है तो पुराने में थोड़ा सस्ता सा होगा ना, 70s। सस्ता मीन्स 7 सस्ता, प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स पुराने, 70s होगा मीन्स इनका 50 और 30 होगा। देखो प्रोकैरियोट्स, ये तुम्हारे प्रोकैरियोट्स मैंने नाम लिखा है। इसमें तुम्हारा क्या साइज होता है, 50 से 30s। और कंबाइन करके इनको बोले, मतलब लार्जर यूनिट 50 होती है छोटी वाली, और इनको कंबाइन करके बोलेंगे तो 70s।
अब याद कैसे रखोगे? देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रो और यू, हम प्रो और यू से करके डिफाइन बता देते हैं नया है या पुराना है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम एक चीज देखो ध्यान से, कोई ट्रिक बनाने की खुद से कोशिश करो। प्रोकैरियोटिक हम लिखते हैं, प्रो मीन्स पुराने जमाने का, 70s का टाइम, 90s का टाइम तो थोड़ा और ही था, और ये प्रो मीन्स 70s का टाइम, ठीक है। और यूकैरियोटिक में तुम्हारा कौन सा टाइम आ जाएगा? बच्चे कह रहे हैं मैडम जी 90s का टाइम, हाँ हाँ बेटा जी 80s का टाइम आ जाएगा तुम्हारा, उसमें तुम्हारा 80s का टाइम आ जाएगा यूकैरियोट्स में, और 70s का टाइम आ रहा है तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में। यूनिट्स मतलब 10-10 माइनस कर देना, उसमें तुम्हारी मतलब तुम्हारे कौन से में, प्रोकैरियोट्स में कैसे थे 70s थे और यूकैरियोट्स में 80s थे, दो सब यूनिट्स थी लार्जर और स्मॉलर। 80s राइबोसोम्स बोलते हैं, 80s जो मतलब तुम्हारे यूकैरियोट्स में, उसमें कैसे डिवाइडेड है 60 और 40 में, वैसे ये 100 बन रहा है बट हाँ 80s है ये। और इसमें क्या है तुम्हारा 50 और 30, 50-30, देखो 30-40-50-60 ये 4 नंबर है, देखो कैसे बनाओगे इसको, 30-40-50-60, 30 और 50 किस में है बेटा तुम्हारे? प्रोकैरियोट्स में, और ये किस में बेटा तुम्हारे? यूकैरियोट्स में। 30-40-50-60 ये मिलकर क्या बना रहे तुम्हारा 80s, ये मिलकर क्या बना रहे तुम्हारा 70s। 30-40-50-60, 30 और ये 50 वाला तुम्हारा कौन सी लाइन में है? ये तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में, और ये तुम्हारा यूकैरियोट्स में, ये 80s बना रहे 70s। अच्छी ट्रिक है ना याद करने की। और यहाँ पे एस का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये एक मेजर करता है डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्टली बेसिकली। इसको राइबोसोम्स क्या है? ग्रेनुअल स्ट्रक्चर है, मींस छोटे छोटे ग्रेनुअल्स होते हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे डिस्कवर्ड हुए थे, किसने डिस्कवर्ड किए थे? जॉर्ज पैलेडे ने। कौन सी ईयर में किए थे? 1953 में किए थे। ये जो राइबोसोम्स है किससे बने हुए होती? जल्दी बताओ, लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से बने हुए थे, और इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर ये राइबोसोम्स, नॉर्मली क्या होता है, जो राइबोसोम्स जिस भी सेल में पागे ना, उनका मतलब यही होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगर राइबोसोम्स नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं आरईआर में, तो उसका काम भी क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसाइज। जहां पर भी राइबोसोम्स देखा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं राइबोसोम्स को, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन से जाना जाता है राइबोसोम्स को। वो बहुत सारे राइबोसोम्स अगर एक एमआरएनए आरएनए से अटैच हो गए ना, क्योंकि राइबोसोम्स किससे बने? आरएनए प्रोटीन से बने हुए हैं ना। अगर बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल चेन एमआरएनए पे अटैच हो गए, तो उसे हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स भी कहते हैं। और फिर ये अरे यार हिचकी आ रही है मेरे को, देन ये एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया? देखो नॉर्मली केस में क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो जनरली इतने सारे नहीं होते, नॉर्मली में एक ही राइबोसोम्स अटैच होता है। अरे भाई, नॉर्मल आरएनए से। बट अगर एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए ना, तो उसको हम पॉलीसोम्स कहेंगे या पॉलीसोम्स कहेंगे या पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। फिर बाद में ये पॉलीसोम्स प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंक्लूजन बॉडीज की। इंक्लूजन बॉडीज को मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ट्रिक तो नहीं मतलब काइंड ऑफ एक वर्ड बताया था, ये स्टोरेज बॉक्स की तरह एक्ट करते हैं, स्टोरेज बॉक्स की तरह एक्ट करते हैं। ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? मटेरियल्स को रिजर्व करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और ये स्टोर कर देते हैं उसको साइटोप्लाज्म में। किस फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में। अब आपके घर में कुछ खाना आया, मिठाई आई है शादी वाले घर से, तुम क्या करोगे? एक बॉक्स में पैक करके रख दोगे ना, ताकि चींटियां ना चढ़े। सिमिलरली प्रोकैरियोट सेल्स भी डरते हैं ताकि हमारा खाना कोई और ना खा ले, तो उसको साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रख लेते हैं ताकि हम उसका बाद में यूज करें। किस फॉर्म में स्टोर करते हो खाने को? इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में
स्टोर करते हैं। और इनके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते रहते हैं। कौन कौन से सामान? फोस्फेट ग्रेनुले, साइनोफाइसिन ग्रेनुले और ग्लाइकोजन ग्रेनुले। बस ये लास्ट टॉपिक है। साइनोफाइन ग्रेनुले, अरे साइनोफाइसिन ग्रेनुले, फॉस्फेट ग्रेनुले और ग्लाइकोजन ग्रेनुले, 3 ग्रेनुले। कौन कौन से? पीसीजी, 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 ट्रिक है ये, पीसीजी। या तुम पीजीसी याद रखो। पापा गए चंडीगढ़, इसका मतलब क्या है? पी मीन्स फोस्फेट ग्रेनुले, ग्लाइकोजन ग्रेनुले, साइनोफाइसिन ग्रेनुले। ठीक है। अब इनके अंदर गैस वैक्यूल्स भी पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी की, मतलब साइनोबैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स होती हैं। गैस वैक्यूल्स क्या होती है? जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती हैं और उनके अंदर एयर होती है गैस के अंदर, ताकि वो बैक्टीरिया को अलो कर सके पानी के अंदर तैरने के लिए। जो बैक्टीरिया पानी के अंदर तैरते हैं ना, उनमें होती है गैस वैक्यूल, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, वो पानी में तैरती रहती है ना, तो उसके अंदर गैस वैक्यूल्स होते हैं। उसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज होती है, बट इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म होती है गैस वैक्यूल्स। ठीक है। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी यही होते हैं, ताकि वो कंट्रोल कर पाए BUNC। एक शब्द है यहाँ पे, BUNC, BUNC मीन्स टू हेल्प बैक्टीरिया टू फ्लोट इन द वाटर। किसमें होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी में और पर्पल ग्रीन में भी, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यही था आपका टॉपिक। मेरी तो हिचकियां बंद नहीं हुई अभी तक। तो ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बाय।